साथ है अमलेंदु उपाध्याय। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले जो वहां राजनीतिक स्थितियां हैं और अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है। लेकिन और भारत में भी चिंता जताई जा रही है, पर भारत सरकार जिस तरीके से उस पर रिएक्शन दे रही है और कोई भी अभी तक सख्त प्रतिक्रिया नहीं आई है, उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से कि आखिर भारत सरकार क्या कर रही है, जो कि पड़ोसी देश है और भारत के उत्तर पूर्व के कई राज्यों की सीमाएं पश्चिम बंगाल के अलावा और कई राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। यानी वहां अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसका जो असर होगा वो निश्चित तौर पर भारत पर भी होगा। और वहां अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। वहां हिंदू समुदाय के 2 लोगों को किस तरीके से पीट पीट कर मारा गया है, उनकी जान ली गई है और वहां क्या कुछ हो रहा है। राजनीतिक परिस्थितियां भी तेजी से बदल रही हैं। शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव में लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और कल जिस तारिक रहमान वहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता आए, उनका स्वागत हुआ। तो राजनीतिक स्थितियां वहां गर्म हो रही हैं, लेकिन उन सब के बीच जो हालात हैं जो हिंसा हो रही है, वो दुनिया भर में उसको लेकर चिंता जताई जा रही है और भारत में भी उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। खासतौर पर भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। इन सारी चीजों को लेकर काफी यहां लगातार चर्चा हो रही है और कल क्रिसमस के मौके पर भारत में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी सरकार घिरी हुई है। कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं पवन खेड़ा को, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है कि बांग्लादेश को लेकर भारत सरकार कर क्या रही है। कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी खामोश है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, सरकार खामोश है और बांग्लादेश पे एकदम चुप्पी साध दी गई है। कल हम लोगों ने इस समिति इस पे चर्चा की थी। पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप हिंदू हृदय सम्राट है और वहां हिंदुओं पर अगर अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। सवाल हिंदुओं पर अत्याचार क्रिश्चियंस पर भी हो रहे हैं, मतलब अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो आप उस पर खामोश क्यों हैं। लेकिन आप वहां इसलिए नहीं बोल पाते हैं, जो विपक्ष भी कह रहा है कि अगर आप वहां बोलेंगे तो आप यहाँ जो करते हैं उसके ऊपर पूरी दुनिया बोलेगी। आपके यहाँ भी जो अमेरिका का जो एक विभाग है, वो जो अपनी रिपोर्ट जारी करता है धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले की, तो उसमें वो कई बार भारत की बहुत निंदा कर चुका है कि मोदी सरकार के में किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। तो ये सामने आ चुका है। तो इसका मतलब समझिए कि आप इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप खुद अपनी चीजें खराब करते हैं। जी हाँ, ये बात हुसैन दलवाई है, कांग्रेस के नेता है। कल गुलाम अहमद मीर ने कहा था, हम लोगों ने सुनवाया भी था कि किस तरह से राजनीतिक फायदा इनको दिखाई पड़ रहा है इस तरह की स्थिति। तो ये आप राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो है आप उस मसले पर खामोश बैठे हुए हैं। दूसरा ये कि आपके मित्रों के चूंकि कारोबार बांग्लादेश में है, तो पैसा अटका हुआ है आपके मित्र का, तो आपने शेख हसीना के समय कारोबार तो करवा दिया, 55,000 वर्ग मीटर जमीन दे दी भारत की, मित्र का वहां कारोबार करवा दिया। लेकिन अब वो कारोबार में पैसा अटक गया है शेख हसीना के बाद, तो पैसा तब निकलेगा जब वहां की सरकार देगी। तो इसलिए आपको वहां की सरकार के साथ बनाकर रखनी है। अब वहां सरकार चाहे अलकायदा किया जाए और चाहे ISIS किया जाए, आप वहां उसका समर्थन करते रहेंगे। तो आप इसीलिए खामोश है क्योंकि आपके मित्र का कारोबार जो है वो प्रभावित नहीं होने पाए। जी बिल्कुल, ये सवाल पूछा जा रहा है सरकार से और ये भी कहा जा रहा है कि हर मोर्चे पर विदेश नीति, भारत की विदेश नीति फेल दिखाई पड़ रही है, यानी विफल दिखाई पड़ रही है। सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह से सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। निंदनीय है और उसको लेकर बांग्लादेश में सरकार खामोश क्यों है, उस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि आखिर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। सरकार किस बात का इंतजार कर रही है और क्या जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि इस हिंसा में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को क्या राजनीतिक फायदा है, क्योंकि तभी वो नहीं बोल रही है। ये लगातार आरोप लगा रहा है विपक्ष। हाँ, और इस समय शायद पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली में, वहां भी हम ले चलेंगे। लेकिन ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार खामोश क्यों है। हाँ बिल्कुल समझिए, बार बार पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार खामोश क्यों है और कोई भी रिएक्शन सरकार की तरफ से सख्त क्यों नहीं आ रहा है। बांग्लादेश की सरकार को सख्त संदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि आपके यहाँ इस तरीके की चीजें होंगी। एक तो वहां जिस तरीके से मतलब इतना हिम्मत बढ़ गई है वहां कि हमारे जो वहां दूतावास है उन पर हमले हो रहे हैं। तो और आप हमारी सरकार खामोश बैठी हुई है और आप देख रहे हैं कि लगातार वहां पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिर आप खामोश क्यों बैठे हुए? इसलिए बैठे हुए क्योंकि पाकिस्तान में आपका दोस्त जो प्रधानमंत्री है, दोस्त का भाई,
नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ वहां प्रधानमंत्री, तो इसलिए आप खामोश बैठे हुए हैं जी। तो ये तो भारत के साथ तो ठीक नहीं है समीर जी। बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, उसके बाद फिर इस चर्चा लगाए हैं पवन खेड़ा ने कि किस तरीके से पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या कुछ चल रहा है, कैसे वहां अधिकारियों के इस्तीफे हो रहे हैं और उसके बाद वहां किस तरीके से 112 करोड़ रुपए का सीधे सीधे घोटाला हुआ है। हालांकि स्कैम अभी ये जो वो सबूत दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये बहुत छोटा स्कैम है, लेकिन खुद पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पूरी सीरीज है और धीरे धीरे हम इसका खुलासा करेंगे। पिछले दिनों जिस तरह से प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का इस्तीफा हुआ अचानक, उसी दिन वहां पर किस तरीके से अचानक उनका इस्तीफा हो रहा है। पुतिन आ रहे थे जिस दिन, उसी दिन एक दिन पहले जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से ठीक एक दिन पहले प्रसार भारती के चेयरमैन का इस्तीफा हो जाता है और उसके पहले पीएमओ के एक बड़े अधिकारी के इस्तीफे की बात आती है। कह भी रहे हैं पवन खेड़ा कि अब तो उनके मैसेज नहीं आ रहे हैं, यानी जो पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे, जो आरोप लगते हैं कि वही पूरी मीडिया को कंटेंट तक बताते थे कि किसको क्या चलाना है, उनका इस्तीफा हो गया। बड़ा स्कैम है। अब सीरीज में उसको बताएंगे, लेकिन जो खबर आ भी रही है, पवन खेड़ा जो बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, वो बहुत तहलका मचाने वाली है। हाँ बिल्कुल, बहुत तहलका मचाने वाली है समीर जी। और जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं जी, उसमें ये भी आ रहा है कि नवनीत सहगल की नियुक्ति का वो एक कमेटी उच्च स्तरीय उसने विरोध किया था। हाँ, जी हाँ। इनके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार के, तो इनको ना किया जाए, उसके बाद उनको कर दिया गया, उसकी रिपोर्ट के बाद उसको अनदेखा करके जी। और अभी एक अमलेंदु जी, एक मीडिया वेबसाइट ने बहुत विस्तार से उनके पिछले भ्रष्टाचार की रिपोर्ट छापी है, पूरे भ्रष्टाचार की रिपोर्ट छापी है। भ्रष्टाचार है कि कथित भ्रष्टाचार है, जी हाँ, वो तो नवनीत सहगल जाने और जांच होगी वो, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उससे लगता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जी। और इसीलिए आनंद फानंद ने इस्तीफा भी दिया, ये भी समझा जा रहा है। वरना इस्तीफे कहाँ होते हैं समीर जी? जी हाँ, एनडीए सरकार में इस्तीफे होते हैं, कहीं सुना आपने कहीं इस्तीफे होते हैं? लेकिन नवनीत सहगल ने इस्तीफा दे दिया जी। तो इस्तीफा क्यों दे दिया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कहा यही जा रहा है कि इस्तीफा उसी भ्रष्टाचार की क्योंकि कलई खुल रही थी उसलिए लेकर किया कि ये आज जो है वो सीधी पीएमओ तक पहुंचेगी जी। तो पीएमओ ने अपने बचाव के लिए नवनीत सहगल का क्या इस्तीफा ले लिया, जैसे अपने बचाव के लिए जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ले लिया गया, उस पर आज तक कोई चर्चा नहीं होती, समारोह तक नहीं दिया गया। तो प्रसार भारती के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया रातों रात और विदाई समारोह तक नहीं हुआ। तो क्या आखिर ऐसा कारण था जी? तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना, भ्रष्ट होंगे या कुछ और होगा, अक्षम होंगे। अक्षम तो नहीं कहा जा सकता, हाँ, तो भाई ब्यूरोक्रेट रहे और सारी सरकार के साथ उन्होंने काम किया है, मायावती से लेके और अखिलेश यादव तक और योगी आदित्यनाथ तक, तीनों के साथ काम किया, मोदी जी के साथ काम कर रहे थे जी हाँ। तो सक्षम तो थे, अक्षम अधिकारी तो नहीं थे। तो भ्रष्टाचार का ही कोई मामला रहा होगा या कोई और बड़ा मामला था, ये पता नहीं। लेकिन ये अचानक जो इस्तीफा हुआ तो ये सवाल खड़े करता है। अब जो पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप सीधे सीधे ये है कि इसमें पीएमओ की संलिप्तता है, पीएमओ के कई अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं इस भ्रष्टाचार के खेल में, ये उनका आरोप। जी बिल्कुल, कि किस तरीके से यहाँ अंदर अंदर खेल चल रहा है और चूंकि बहुत सारी खबरें बाहर आ नहीं रही है तो लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपस में ही जब वहां पर हितों का टकराव होने लगता है तो खबरें बाहर आ रही हैं और तब पता लगता है कि क्या कुछ हो रहा है। और जैसा कहा पवन खेड़ा ने कि अभी कई इस तरह के खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन अमलेंदु जी जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों पर एक तंज कसा कि जब मैं बता रहा हूं तब भी आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक स्थिति थी जो वहां पर रिपोर्टर्स बैठे हुए थे उनके लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत शर्मनाक स्थिति थी, सवाल नहीं पूछ पा रहे थे। और फिर उन्होंने एक पत्रकार पे तंज भी किया कि मोबाइल मत देखो, अब इसमें हिरेन जोशी नहीं आया है। तो यानी आप उनके मैसेज नहीं आएंगे आपके पास। यानी अगर आप मैसेज ये देख रहे हैं कि क्या सवाल पूछना है तो हिरेन जोशी आपको जवाब नहीं भेजेगा, चूंकि हिरेन जोशी खुद फंसा हुआ है, ये उनका कहना है। पवन खेड़ा का कहना, फंसा नहीं फंसा हमें नहीं मालूम, लेकिन पवन खेड़ा ये कह रहे हैं। और अगर नहीं फंसे हिरेन जोशी तो फिर पवन खेड़ा पे मुकदमा कर दें। जी बिल्कुल, हाँ, है ना, क्योंकि पवन खेड़ा ने ही जब हिरेन जोशी का इस्तीफा हुआ था, हालांकि उसको लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो कंट्रोल कर रहे थे मीडिया को, वो चीजें अब नहीं है। कंट्रोल तो मीडिया हो रहा है, लेकिन हिरेन जोशी के जरिए हो रहा है, ये चीजें अब कम दिखाई पड़ रही हैं। मीडिया के बहुत सारे मित्र मिलते हैं, बताते हैं, पर जो चीजें कही थी पवन खेड़ा ने, उस समय भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई सारे आरोप लगाए थे, और उसी समय संजोग से नवनीत सहगल का भी इस्तीफा हुआ था। तो दोनों इस्तीफों को जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ, दोनों नहीं बल्कि समझिए 3 इस्तीफों को जोड़कर देखा जा रहा है जी। तो लॉ कमीशन के मेंबर उनका भी उसी
रात इस्तीफा हुआ। जी हाँ। तो यानी तीनों इस्तीफे एक साथ जो जोड़कर देखे जा रहे थे, तो इसका मतलब कुछ बड़ा चल रहा था। इधर जो जिस तरीके से गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है, उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। तो यानी कोई बड़ा खेल जो है चल रहा है। ये आरोप है पवन खेड़ा का कि पीएमओ में कोई बड़ा खेल चल रहा है, मोदी जी की आंख के नीचे चल रहा है। अब मोदी जी तो ड्रोन लेकर के देख लेते हैं कहां क्या क्या चल रहा है। तो मोदी जी का ड्रोन पीएमओ के ऊपर से नहीं गुजरता है क्या, कि मोदी जी को नहीं मालूम पड़ रहा है कि पीएमओ के अंदर क्या क्या खेल चल रहा है। जी। तो ये समझा सकता है कि पीएमओ में जो खेल चल रहा है, जो पवन खेड़ा का आरोप पर खेल चल रहा है, ये एक गंभीर मसला बन चुका है। जी बिल्कुल, एक बार फिर चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर, जो प्रधानमंत्री की नाक के नीचे काम कर रहा है। कर रहे हैं पवन खेड़ा और बता रहे हैं कि अभी कई और खुलासे बाकी हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सरकार और सरकार की नाक के नीचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे, उन्हीं के ऑफिस में बड़े भ्रष्टाचार के खेल हो रहे हैं, ये कहना है पवन खेड़ा का। देखते हैं आगे और कौन से खुलासे करते हैं। लेकिन जिस तरीके से धड़ाधड़ इस्तीफे पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि निश्चित तौर पर कुछ बड़ा है और इस खेल में बीजेपी के ही शीर्ष नेतृत्व के लोग लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोग लगे हुए समीर जी, और ये बड़े खेल जो चल रहे हैं बीजेपी के, इसमें ये भी है। उधर जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय चीजें हो रही हैं, उसमें भी सरकार जो है काफी ज्यादा घिरी हुई नजर आ रही है, बीजेपी काफी ज्यादा घिरी हुई नजर आ रही है। और ये सवाल उठे जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी समीर जी, की बांग्लादेश के मसले पर आप क्यों नहीं बोल पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द बांग्लादेश पे क्यों नहीं निकला है। जी, सवाल ये है, आप यहाँ इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, आपके प्रवक्ता जो है जाकर के उल्टी सीधी बातें सब चैनल पर कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया जो ट्रोल आर्मी है वो तमाम फर्जी वीडियोस सर्कुलेट कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री मुख से एक शब्द बांग्लादेश को लेकर नहीं निकला है। आखिर क्यों नहीं निकला है? जी। आप क्यों नहीं मोहम्मद यूनुस को फोन लगा कर कहते हैं कि भाई सब चीजें ठीक करो, वरना हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा? क्यों नहीं आप ये कहते हैं? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पर विफल है, जो उसके सलाहकार है नेशनल गवर्नमेंट के। इसके बावजूद भारत की ओर से जो प्रतिक्रियाएं इस तरह से सख्त नहीं आ रही हैं। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में भारत विरोधी एक पूरा माहौल वहां पर चलाया जा रहा है। भारत के खिलाफ तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं, और वहां जिस तरीके से इसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं हुसैन दलवाई, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो कुछ हुआ वहां गलत हुआ, लेकिन सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और उस मामले में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां पर हिंसा हो रही है, लगातार हिंसा बढ़ रही है, और उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्रिसमस के मौके पर भारत में क्या कुछ हुआ, और उसको वहां पर कई जगहों से किस तरह से चर्चों पर हमले की खबरें आई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चर्च में सुबह क्रिसमस के दिन सुबह सुबह वो प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के लिए गए और वहां रहे। लेकिन तमाम जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने चर्चों के बाहर काफी हंगामा किया, और पूरे देश में इस तरह की खबरें आई, खास तौर पर जो बीजेपी शासित राज्य है। हाँ बिल्कुल, जो बीजेपी शासित राज्य है वहां इस तरीके की घटनाएं आई समीर जी सामने, और इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं भी हुई देश भर में। इसको लेकर सवाल भी उठे कि आखिर यहाँ इस तरीके का क्यों रहा है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जो है वो जाकर कैथेड्रल चर्च में जाते हैं, प्रभु यीशु के सामने जाके हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु से चाहते हैं, और हो सकता है मन में प्रार्थना कर रहे हो कि देश की हालत सुधर जाए, जो खराब हो रही है, मुश्किल से बन रही है, तो उसको ठीक कर दो। अब मन में क्या सोचेंगे हमें क्या मालूम। सभी हम तो ये देख रहे हैं कि हाथ बांधे खड़े हुए हैं, तो आप कर रहे हैं हाथ। ये तस्वीरें हैं कल की, जो जब गए थे तस्वीरें। दूसरी तरफ आप के समर्थक जो हैं, जो आपके मानने वाले हैं, वो चर्च पर हमला कर रहे हैं। कोई चर्च के आगे जाके झाल बजा रहा है, कोई मॉल में जाकर तोड़फोड़ कर रहा है। तो ये सब क्या है, आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही? तो हुसैन दलवाई यही पूछ रहे हैं कि भाई आप यहाँ जो करते हो वो क्या है, वहां आप कर जो हो रहा है उस पर आप जी। और इसको लेकर क्रिश्चियन संगठनों ने भी बड़ी नाराजगी जताई है, सरकार से कार्रवाई को कहा है। उसके ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं जॉन दयाल, उनका कहना है कि पूरी तरह लगता है कि बांग्लादेश में जो हिंदू और ईसाई माइनॉरिटी है उन्हें सरकार को बचाना चाहिए, और जिस तरह की वहां पर गतिविधियां हो रही हैं, मारे जा रहे हैं लोग, उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और भारत सरकार ने पहले इस मुद्दे को ठीक से उठाया है।
हालांकि बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है, लेकिन माइनॉरिटी के खिलाफ हिंसा किसी भी देश का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। यही बात इसमें आगे जोड़ भी रहे कि ये किसी भी देश में माइनॉरिटी के खिलाफ हिंसा देश का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, ना बांग्लादेश का, ना भारत का, ना पाकिस्तान का, ना श्रीलंका। जी हाँ। यानी भारत के अंदर भी अगर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं तो ये देश का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। यहाँ से भी कह दिया था हमारा देश का अंदरूनी मामला है, यूनुस भी कह देगा हमारा देश का अंदरूनी मामला है। तो अंदरूनी मामला है तो वही अपनी चोर आदमी से कह दो बांग्लादेश की खबरें नहीं चलाएं, वहां के मेमेस बनाकर वायरल नहीं करें। क्या हम लोग सुन भी सकते हैं जॉन दयाल ने क्या कहा, अंग्रेजी में कहा है, लेकिन आप जी बिल्कुल जॉन दयाल को सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और भारत में भी जो कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद चर्च में जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से देश भर में यहाँ चर्चों पर हमले हो रहे हैं और बाहर चर्चों के वहाँ तमाम संगठन जो है हिंदू संगठन वो तोड़फोड़ कर रहे हैं और एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माइनॉरिटीज का मुद्दा जो है ये डोमेस्टिक मुद्दा नहीं है, घरेलू मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक दुनिया भर में चिंता का विषय हो, चाहे बांग्लादेश में हो रहा हो, चाहे भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, किसी भी देश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी अगर माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है उस पर बोलना चाहिए। और यही का सरकार से ये मांग की जा रही है कि आखिर बांग्लादेश में जिस तरह से माइनॉरिटीज पर हिंसा हो रही है उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, क्यों खामोश बैठी है, उस पर सरकार की एक भूमिका होती है। बड़ा देश है भारत और यहाँ पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां जो कुछ भी अगर उथल पुथल हो रही है उसका असर सीधे यहाँ पड़ता है। ऐसे में सरकार चुप क्यों है? हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठाए कि ऐसे में सरकार चुप क्यों है, और जबकि हमारा उससे एक लंबी सीमा जो है पूर्वोत्तर के राज्य बांग्लादेश सब लगते हैं और उसका सीधा सीधा असर यहाँ पड़ता है। और इतना असर पड़ता है समीर जी बांग्लादेश की घटनाओं का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विधानसभा चुनाव पिछला जो हुआ था पश्चिम बंगाल का, तो पहुंच गए थे बांग्लादेश में मंदिर में पूजा करने के लिए। हालांकि जहां वो पूजा कर रहे थे उसी समय वहां उत्पात शुरू हो गया था और उसके बाद आज तक स्थितियां खराब हैं। तो प्रधानमंत्री वहां जो करके आए पूजा अर्चना, उस पूजा अर्चना का नतीजा ये निकला कि वहां के हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ गए और अशांति वहां इतनी ज्यादा फैल गई कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। तो ये मोदी जी का किया धराया जो कुछ था वो सब सामने आया। तो लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे, सवाल तो ये है ना, क्या बंगाल का चुनाव आ जाएगा तब बोलेंगे, फिर चले जाएंगे आप वहां मंदिर में मथुआ के? तो ये सवाल उठता है कि आप अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई जब आप मंदिर में पूजा करने गए थे तो पूजा का क्या नतीजा निकला? आपने 55,000 वर्ग किलोमीटर जमीन बांग्लादेश को दे दी, बड़े गाजे बाजे के साथ आपका वहां स्वागत हुआ बांग्लादेश में, और आपने कहा कि भाई हमारे जो है बहुत अच्छे संबंध है। तो अच्छे संबंधों का नतीजा क्या निकल रहा है कि जब से बांग्लादेश बना है पहली बार बांग्लादेश में भारत विरोधी इस तरीके के माहौल बना है। वरना तो समीर जी वहां जमात इस्लामी के 94 साल के लोगों को फांसियां दी जा रही थी कि आपने जो है वो बांग्लादेश का जिस समय संघर्ष चल रहा था उस समय आपने विरोध किया था, पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तो वो बांग्लादेश आज भारत के खिलाफ इतना कैसे हो गया? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कोई इसमें बात होगी कि नहीं होगी? आपकी विदेश नीति क्या कर रही है? सिर्फ गले पड़ने से आपकी विदेश नीति हो जाएगी? आप ट्रम्प के भी गले पड़ने और जेलेंस्की के भी गले पड़ने और पुतिन के भी गले पड़ने हो गई इससे विदेश नीति? इसका नतीजा क्या है? फिर बांग्लादेश में आपने ढोल बाजे के साथ 55,000 वर्ग किलोमीटर दिया है, उसका नतीजा क्या निकला? ये देखने को मिल रहा है देश को आज कि वहां पर पूरा एक भारत विरोधी अभियान चल रहा है और भारत विरोधी जो एक मुद्दा है वो वहां का राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जो कि फरवरी में वहां चुनाव होने हैं और एक वर्ग को लगता है कि भारत विरोधी अभियान चलाकर यहां राजनीतिक फायदा लिया जा सकता है। और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी, प्रधानमंत्री पर भी लग रहे हैं कि खामोशी सरकार इसलिए अख्तियार किए हुए है ताकि क्योंकि उसको राजनीतिक में फायदा दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी हैं, लेकिन राजनीतिक फायदा या नुकसान की वजह से क्या भारत सरकार अपना दायित्व छोड़ देगी, उसको भूल जाएगी? जो एक उसको जिम्मेदारी है, एक बड़ा देश होने के नाते, इस दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, वो अपने पड़ोस में इस तरह की जो अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है उसको देखते हुए खामोश कैसे रह सकता है? हाँ बिल्कुल, कैसे खामोश रह सकता है। और फिर एक तो आपने यहाँ सीए जो लाए थे वो आप किस लिए लेकर आए थे? सीए के साथ उसमें आपने साफ कर दिया था कि गैर मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक उनको आप दे देंगे। तो भाई अब जब आपने वो लाया था तो उसके जब इस तरीके के दुष्परिणाम वहां देखने को मिल रहे हैं और बांग्लादेश में इतना ज्यादा उत्पात मचा हुआ है, यानी 17 साल के बाद बेगम खालिदा जिया का सजा याफ्ता बेटा जो है वो लौट कर आता है, उसका खैर मकदम किस तरीके से बांग्लादेश की सड़कों पर हो रहा है समीर जी, तो क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए?
लेकिन चूंकि आपके मित्र का कारोबार बांग्लादेश में है, उसको नुकसान ना हो जाए, तो भारत का भले ही कितना नुकसान होता है, आपके मित्र के कारोबार का नुकसान नहीं हो। जी बिल्कुल, इसको लेकर सरकार घिरी हुई है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार कई मोर्चों पर घिरी हुई है। पर इन सब के बीच रेलवे ने एक बड़ी खबर दी है लोगों को, अमलेंदु जी, और एक जिस तरह से रेलवे वहां रेलवे मिनिस्टर बार बार बताते हैं कि कैसे ये विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, किस तरह से यहाँ एक के बाद एक वहां एक विकास के काम हो रहे हैं। उस विकास के कार्यों में एक और विकास आज किया है रेलवे ने। हाँ, एक और नया विकास जोड़ दिया है और आज से किराए बढ़ गए हैं जी। 500 किलोमीटर पे 2010 रुपये बढ़ गए हैं, और भी बढ़े हैं, नॉन एसी एसी में भी किराए बढ़े हैं। तो ये अच्छे दिन जो है वो समीर जी ये आ गए हैं। अब किराए बजट सत्र से पहले यानी 1 फरवरी को बजट आएगा और उसमें भी रेलवे घोषणा करती ही है किराया बढ़ाने की। उससे पहले जो है वो किराए बढ़ा लिए गए और थोड़े दिन पहले और बढ़ाए गए थे, ये फिर बढ़ा दिए गए। तो देश हमारा कितना विकसित हो रहा है, कितना विकास कर रहा है कि किराए जो है लगातार बढ़ रहे हैं। मोदी जी को इसके लिए एक बधाई तो बनती है, आपकी बार महंगाई की मार। जी बिल्कुल, और टिकट के किराए बढ़ा दिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि विपक्षी दलों की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, और प्रतिक्रियाएं आई हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस नेता उदित राज ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं उनको। लेकिन जिस तरह से रेलवे में किराया बढ़ाया गया है, उसको लेकर अब सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये किराया बार बार क्यों बढ़ाया जा रहा है, और रेलवे में जो तमाम सुविधाएं दी जा रही थी, कंसेशन दिए जा रहे थे, वो सारे खत्म कर दिए गए। हाँ, सारे खत्म कर दिए गए हैं। अच्छा देखिए समीर जी, क्या मजे की बात है, कोविड काल आया, सारी उसमें छूट खत्म की गई, सीनियर सिटीजन का भी खत्म कर दिया गया। जी हाँ, अब कोविड तो चला गया, तो अब तो जारी बहाल कर दो भाई, करेंगे उसे बहाल। कोविड के समय बढ़ा दिए गए उसके किराए प्लेटफॉर्म टिकट के, कोविड चला गया भाई अब तो कम कर दो। जी हाँ, लेकिन नहीं होंगे। और अगर आपके पास वो नहीं है, मतलब कंफर्म टिकट नहीं है, तो आपकी एंट्री नहीं होगी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, तो ये देश जा किस तरफ रहा है समीर जी? गरीब तो वैसे ही मरा हुआ है और आप उसे मारने पे तुले हुए हैं। जी, तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता उदित राज। से मिलते चले आ रहे हैं, सालों साल पहले से उनको खत्म किया जा रहा है, लेकिन किराया बार बार बढ़ाया जा रहा है। और इधर जिस तरह से कुछ अदालती फैसले आए हैं, उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं जबरदस्त इस समय राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खासतौर पर कुलदीप सेंगर जो बीजेपी के विधायक हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, उनको वो उम्र कैद की सजा हुई थी, उस उम्र कैद की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। आज महिलाओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है वहां दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर, लेकिन जो हाईकोर्ट का ये फैसला है उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं अमलेंदु जी। हाँ। कि उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया गया है, और शायद ये बहुत रेयर मामला है कि सजा को निलंबित कर देना। हाँ, सजा को निलंबित कर दिया गया। समझिए सजा को निलंबित नहीं किया गया है जी, बल्कि एक तरीके से इंटरिम ऑर्डर सुनाते समय जो है वो निचली अदालत को संदेश भी दे दिया गया है कि आपको आगे क्या करना है जी। ये एक तरीके से है। निंदा जो हो रही है, जो उसकी आलोचना हो रही है, वो इसी की हो रही है कि भाई आपने कह दिया कि वो 8 साल तक जो है वो रखे जेल में काट चुके हैं और हमेशा उनको जेल में नहीं रखा जा सकता। अरे भाई, जब सजा मिली है उम्र कैद की, तो उम्र कैद की क्यों मिली सजा? आप कह रहे हैं कि सब हमेशा जेल में नहीं रखा जा सकता। अरे भाई, वो अभियुक्त नहीं है, अब दोषी है। दोषी है, बिल्कुल। अभियुक्त के लिए आप कह सकते हैं। तो ये इसको लेकर तो इसकी काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। हालांकि कई लोग जो है इसके समर्थन में भी दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, बड़ी संख्या में खासतौर भाजपा के नेता जो है वो तो बिल्कुल समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, और बहुत बेशर्मी के बयान ही समीर जी कहे जा सकते हैं। दया शंकर सिंह जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बहुत बेशर्मी भरे बयान आए हैं। उसको भी लेकर जो है काफी चर्चा जो, और ये प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं, इसको एक बार हम लोग फुल स्क्रीन पर भी देखते हैं। और जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर, उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। पहले देखते हैं ये प्रदर्शन किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। महिलाओं का ये प्रदर्शन है, दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हो रहा है। बाहर प्रदर्शन हो रहा है। जिस दिन ये फैसला आया है उस दिन पीड़िता जो है अपनी परिजनों के साथ, कुछ महिला कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी, उसको वहां से जबरन भगा दिया गया था। इन महिलाओं को भी भगाने की वहां से कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्होंने प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के बाहर किया। ये बहुत बड़ा संदेश है अमलेंदु जी हाईकोर्ट न्यायपालिका के लिए।
हाँ बिल्कुल, न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा संदेश है समीर जी, क्योंकि जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं जी। देश के अंदर चिंताएं भी काफी ज्यादा बढ़ रही हैं जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, और ये कहा है ये इस तरीके का पहला फैसला जी। है। या फिर ये ध्यान दिलाना जरूरी है कि विरोध क्यों हो रहा है। हाँ। आपने कानूनी आधार पर जो आपने आधार भी दिया है, तो आपने सजा को खारिज नहीं किया जी। आप अगर ये कह रहे हैं कि सजा गलत दे देगी तो आप सजा निरस्त कर दे। हाँ ये सजा गलत है, ये बिल्कुल। हाँ। अपने आप बाहर आ जाता, जमानत की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जमानत दे रहे हैं और जमानत देते समय आप तय क्या कर रहे हैं कि किस आधार पर सजा गलत हुई। जी। आपत्ति इस बात के ऊपर है हाँ। कि आप अभी ये कैसे बता रहे हैं कि सजा गलत हुई, फिर आप खारिज कीजिए ना सजा को। आपने सजा को खारिज भी नहीं किया जी। और बिना सजा को खारिज किए आप जमानत का आधार दे रहे हैं। फिर समीर जी, सीबीआई ने विरोध क्यों नहीं किया जमानत का? हाँ। क्यों नहीं कहा सीबीआई ने कि भाई इस पीड़िता को जो है जान का खतरा है? नहीं, सीबीआई तो इसके फैसले खिलाफ की है, सुप्रीम बाद में गई है। बाद में गई ना, उस हाँ। वक्त नहीं हुआ ना, उस समय नहीं हुआ। जी उस समय नहीं हुआ। पीड़िता का कहना ये है कि पूरी बहस अंग्रेजी में हुई, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा क्या हुआ। जी हाँ। तो और सीबीआई तो दबाव में गई, उसको दबाव लगा में कि अब तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। हाँ। पूरा घेरे में सीबीआई भी आ रही है, हाई कोर्ट के अलावा। तो ये तो इसलिए इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ठीक है, आपने किसी कानूनी आधार पर, लेकिन जो कानूनी आधार आपने दिया उसको जस्टिफाई तो किया जाता। बिल्कुल। वो जस्टिफाई नहीं हुआ है। हाँ। आप कह रहे हैं कि साहब वो पॉक्सो एक्ट जो है उसमें लोक सेवक नहीं है। हाँ। मतलब पॉक्सो एक्ट में कहा गया है कि लोक सेवक की परिभाषा जो है, मतलब जो हमने तय नहीं किया है, हाँ। जो चीजें वो आईपीसी तय करेगी वो करेगी। आईपीसी में पॉक्सो एक्ट के मतलब आईपीसी में पॉक्सो एक्ट मतलब आईपीसी में लोक सेवक नहीं है, विधायक एमएलए जो है जी। और ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का ही एआर अंतुले के मामले में। जी हाँ, ठीक है, मान लिया गया। लेकिन जो करप्शन बिल है, करप्शन एक्ट है, उसके अंतर्गत लोक सेवक है। तो भाई ये दो कानून एक देश में कैसे, मोदी जी क्या कर रहे हैं, न्याय संहिता कैसे बदली फिर मोदी जी ने? जी भाई, एक देश में अगर दो कानून है तो ये मोदी जी का सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल बहुत उठ रहे हैं और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर बहुत सारे लोग हैरान भी है कि ये किस तरह से ये फैसला आ रहा है कि उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दे रहे हैं और जमानत दे दी जा रही है। अब उसके कानूनी पहलू क्या है, ये इन सब पर बहस हो रही है, लेकिन इसको लेकर विरोध बहुत हो रहा है कि एक अपराधी को बचाने की किस तरह से कोशिश हो रही है और उसमें न्यायपालिका भी साथ दे रही है। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के सांसद, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इस फैसले से, दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से सभी लोग हैरान हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा, न्याय करेगा, लेकिन एक सवाल तो उठ ही रहा है कि कैसे अपराधी को बचाने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा, अबलेंदु जी, दर्शकों को भी याद होगा, ये मामला इतना हाई प्रोफाइल था, लंबे समय तक कोशिश ये हुई कि इनके खिलाफ केस ही दर्ज न होने पाए। केस दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, बचाने की आखिरी समय तक कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार जब अदालत ने यह फैसला दिया, दोषी ठहराया, तब कहीं जाकर इनको सजा हुई है। तो सजा होने के बाद अब एक बार फिर उस सजा को निलंबित किया है, जमानत दे दी है, तो अब सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद है अफजाल अंसारी, वो भी इस फैसले को लेकर उसी तरीके से हैरान है जिस तरह से संजय सिंह हैरान है, या बहुत सारे लोग हैं, वो तमाम महिलाएं हैरान हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं दिल्ली हाई कोर्ट में और सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं कि अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रही है। सुनते हैं अफजाल अंसारी को क्या कहा उन्होंने। ऐसे सरकार के समर्थन का नुकसान होता है और सरकार का विरोध, सरकार के समर्थन का फायदा मिलता है, सरकार के विरोध का नुकसान होता है। केस उनके वापस ले लिए जाते हैं अगर आप सरकार के साथ आ रहे हैं। लेकिन इस तरह के भयानक क्रिमिनल केसेस में भी अगर बचाने की कोशिश होती है, ये बड़ी हैरानी की बात है। अमलेंदु जी, इसी तरीके से जो उत्तराखंड का बहुत चर्चित मामला था, वहां पर 3 साल पहले का अंकिता भंडारी का, वहां भी आप देखिए बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम खुले तौर पर वहां पर लिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के ही नेता ले रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के ही नेता ले रहे हैं वहाँ, और एक बड़े उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं और सांसद हैं, उनका नाम उसमें लिया जा रहा है। हाँ, लिया जा रहा है। हाँ। हम तो नहीं ले सकते नाम, चूंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो लोग नाम ले रहे हैं उनसे नहीं। कांग्रेस वहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा उस वीडियो को दिखाया था। हम लोग दिखाया था। जी हाँ, लेकिन मतलब हम नाम इसलिए नहीं ले सकते, हमारे पास सबूत नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाया उनके पास होंगे कुछ ना कुछ सबूत। तो वरना फिर अब तक सांसद महोदय खामोश क्यों है?
तो यही बात कह रहे हैं अफजाल अंसारी की किस तरह से सरकार अपने समर्थकों को किसी भी अपराध में वो लिप्त हो उनको बचाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ जो विरोधी लोग होते हैं उनके खिलाफ कैसे मुकदमे लादे जाते हैं। और ताजा तरीन जो मामला किया कि अखलाक मामले में ग्रेटर नोएडा के वहां उसको मार डाला गया था, उसमें जो अभियुक्त थे उनके मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई, बाकायदा उसकी अर्जी दायर कर दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने ही बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए उस अर्जी को खारिज कर दिया और कहा डेली यहां पर सुनवाई होगी, गवाहों के बयान दर्ज होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहां न्यायपालिका काम कर रही है। और दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, बड़ा विरोध हो रहा है, खासतौर से महिलाएं विरोध में उतर रही हैं और बहुत सारे इसको लेकर बयान आ रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पर बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही है, क्योंकि जो केंद्र में जो अपराधी हैं, अभियुक्त हैं, वो बीजेपी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे अंकिता भंडारी मामले में हो, या फिर किसी दूसरे मामले में हो। बिल्कुल समीर जी, सीधे सीधे बीजेपी के बड़े नेताओं के इसमें नाम आते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर एकदम चुप लगाई जाती है। और वो चुप नहीं लगाती है जी, बल्कि इन यौन अपराधियों के समर्थन में खुलकर खड़ी होती है। और जो लोग इनका विरोध करते हैं उनके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो अभी ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं अमलेंदु जी, यहाँ पर उस दिन पीड़ित लड़की गई वहां प्रदर्शन करने, उसको भगा दिया गया, उसमें बीजेपी का जो महिला विंग है उसकी नेता वो लोग वहां दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ। आज जब यहाँ प्रदर्शन हो रहे थे दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दिखाया, वहां भी नहीं दिखाई, वहां भी नहीं, कहीं दिखाई नहीं पड़ती। आखिर क्या कारण है कि भाजपा महिला मोर्चा जो है वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा? जी हाँ, भाजपा महिला नेत्रियां क्यों नहीं कर रही हैं? ये क्या कौन सा था वो पश्चिम बंगाल का सोनाखाली क्या था? हाँ बिल्कुल, अभी था ना वहां बवाल चल रहा था, वहां क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, और यहाँ क्या हो रहा, यहाँ गायब क्यों है भाई बीजेपी? यहाँ भाजपा महिला मोर्चा गायब क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? किसी भाजपा महिला नेत्री का बयान क्यों नहीं आया इस पर कि हम इसकी निंदा करते हैं? स्वागत के तो सबके बयान आ गए जी, ये सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कहा है पप्पू यादव ने, पूर्णिया से, बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिश हो रही है, जो एक उम्र कैद की सजा जिनको अदालत सुना चुकी की कोशिश हो रही है, ये आरोप लग रहे हैं लगातार। अब कुलदीप सेंगर आते हैं और कहा भी जा रहा है किसके पीछे राजनीति है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है और 2027 में वहां विधानसभा चुनाव भी है। चूंकि बहुत प्रभावी व्यक्ति है कुलदीप सेंगर, सरकार के बीजेपी के फायदे में साबित हो सकते हैं, लेकिन आखिर हाई कोर्ट इसमें क्या कर रहा है, किस तरीके से उनकी सजा को निलंबित कर देता है। तो बहुत से सवाल है, लेकिन अमलेंदु जी, उत्तर प्रदेश में भी राजनीति इस समय बीजेपी के भीतर की राजनीति भी बहुत गर्म है समीर जी। और इस ठंडी के मौसम में इतना गर्मी जो है वो ठीक नहीं है, लोग झुलस जाएंगे, खासतौर से बीजेपी झुलस रही है। हुआ ये समीर जी की पहले तो उत्तर प्रदेश में ठाकुर विधायकों की एक पंचायत हुई, मतलब बैठक हुई जी, उसमें दावत हुई, अच्छे से भोजन किया गया जी। अब पता नहीं कि उसमें झटका वाला था कि नहीं था, ये नहीं पता, लेकिन दावत हुई अच्छी, ये पता वो। उसके बाद ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो गई जी। अब आप देखिए कि कितना ब्राह्मण विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी में, यानी ब्राह्मणों को आपके वोट भी लेने हैं। नरेंद्र मोदी जाकर वहां अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 3 ब्राह्मणों की प्रतिमा भी लगाएंगे ताकि ब्राह्मणों का वोट मिल जाए। लेकिन ब्राह्मणों से बैर इतना ज्यादा है कि कुछ पूछिए मत। ब्राह्मणों विधायकों ने बैठक क्या कर ली, वहां के अध्यक्ष जी चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, जाति के नाम पर खेल गए। जब क्षत्रिय विधायकों की बैठक हुई तब तो आपने नहीं कहा कि ये नहीं चलेगा। अब ब्राह्मण विधायकों ने कर लिया, दावत कर दी, तो जो है आपको दिक्कत है। अरे भाई, आप 13वीं की दावत थोड़ी थी कि आप नाराज हो रहे हैं कि 13वीं की दावत कर ली जी, कि बीजेपी की 13वीं कर दी, ऐसा थोड़ी था। ब्राह्मण विधायक मिले थे, आपस में परिचय हुआ, बहुत समय से मिले नहीं है भाई, जो मिल बैठकर खा पी लिया जाए, तो भोजन हुआ, शुद्ध सात्विक भोजन हुआ। अब उस शुद्ध सात्विक भोजन पर भी बीजेपी को आपत्ति है कि ब्राह्मण मिलकर शुद्ध सात्विक भोजन कैसे कर रहे हैं। तो ब्राह्मण विरोध कितना बीजेपी में घुसा हुआ, ये देखिए। यानी क्षत्रिय विधायक करें तो वो सही है, ब्राह्मण विधायक कर लें तो ये जाति के नाम पर नहीं चलेगा। फिर इसी सरकार का आदेश है कि कोई रैली सभा नहीं हो सकती, जाति के नाम पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो भाई, ये क्षत्रियों की जो बैठक हुई थी उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
ये ब्राह्मणों की बैठक हुई, इस पर कानूनी कार्रवाई और की गई। अमलेंदु जी, खबर यह है कि पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष नए नए बने हैं, उन्होंने जो चेतावनी जारी की है, बयान दिया है, उसको लेकर अब वो विधायक जो बैठक में शामिल थे वो सवाल पूछ रहे हैं, जो आपने अभी कहा नहीं कि जब क्षत्रिय विधायकों की बैठक हो रही थी तब ये चेतावनी क्यों नहीं जारी की गई थी। तो एक जबरदस्त एक कह लीजिए कि एक लड़ाई चल रही है और इसमें कहीं न कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनके बीच की लड़ाई देखी जा रही है। हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की देखी जा रही है। और ये भाजपा का ये चरित्र भी सामने आ रहा है कि आपको ब्राह्मण के भोजन करने से भी दिक्कत है। भाई ब्राह्मण तो भोजन ही करता और क्या करता भाई, किसकी संपत्ति छीन लेता है। तो आपको ब्राह्मण के भोजन करने से भी दिक्कत आ गई। तो इतना ज्यादा ब्राह्मण विरोध जो है, और ये जो दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रहा है उसके भी ये आ रहा है। इसलिए आपत्ति हुई चूंकि वो ब्राह्मण विधायक जो थे, कहीं वो कुछ दिल्ली का खेल तो उसमें नहीं है। अब ये किसका खेल है किसका नहीं है हमें नहीं मालूम, किसका खेल है किसका नहीं है, लेकिन अगर आपत्ति होनी चाहिए थी तो वो दोनों पे होनी चाहिए थी, क्षत्रिय विधायकों पे भी और ब्राह्मण विधायकों पे भी। लेकिन आप क्षत्रिय विधायकों पे यही कर रहे हैं और यहाँ आप जो ब्राह्मण विधायकों पे कर रहे हैं। कल को भाई दलित विधायक भी कर सकते हैं, आप उन पे भी आपत्ति उठाएंगे, सब पे उठाएंगे जी। लेकिन इससे अलग हटके समझिए, मूल प्रश्न ये है कि अगर जाति आधारित सभा और बैठक नहीं हो सकती, रैली नहीं हो सकती, तो ये जाति आधारित बीजेपी विधायकों की बैठकें कैसे हो रही हैं, चाहे वो क्षत्रियों की हो रही हो, चाहे वो ब्राह्मणों की हो रही हो, और चाहे किसी और की हो रही हो। और इसमें एक और दिलचस्प मोड़ इस बैठक का एक तब आया अमलेंदु जी, इसमें शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये अगर चाहे तो ये इनका ये सारे विधायक जो है अपनी पार्टी से नाराज हैं, उनका हमारे यहाँ स्वागत है। अब इसको लेकर भी ये हो रहा है कि ये खुला ऑफर दिया है। आपको याद होगा जब पिछली सरकार थी 2022 से पहले उत्तर प्रदेश की, तो केशव मौर्य को अखिलेश यादव ने खुला आमंत्रण दिया कि 100 विधायक लेकर आ गया मुख्यमंत्री बन जाओ। जी हाँ, तो हो सकता है केशव मौर्य भी फिर उत्साहित हो। हालांकि अभी जब मोदी जी गए तो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का नाम पहले लिया, ब्रजेश पाठक का नाम बाद में लिया। जी हाँ, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ब्रजेश पाठक का नाम बाद में लिया जा रहा है, केशव मौर्य का पहले लिया जा रहा है। अरे भाई, तो पाठक जी वहां क्या कर रहे हो? शिवपाल यादव तुमको खुला खुला दे रहे हैं, तो जाओ जो करना है दिल के अरमान पूरे करो। वैसे भी बीएसपी में थे पहले, अब यहाँ आए हो तो कहीं भी जा सकते हो जी, तो जाओ अपने साथ लेकर। तो लेकिन अब देखिए उनका अंदर है, उधर से डांट पड़ रही है। मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है एक तरह से दिखाया, उसको डांट रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, अभी भी अभी इस्तीफा है, अभी जी अभी है पंकज चौधरी अभी हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो डांट रहे हैं और आप डांट खा रहे हैं। तो कैसे ब्राह्मण है आप डांट खा रहे हैं? वैसे तो हरिशंकर तिवारी के चेले रहे थे एक समय में जी, हालांकि बाद में उनको भी बहुत कोसते थे, अब भी कोसते हैं। तो लेकिन आप कैसे ब्राह्मण हैं, मतलब उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आप बैठक कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, और आप जो खामोश बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस बात को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर वहां राजनीति बड़ी गर्म है। पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आज जिस तरीके से पवन खेड़ा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है और ये बताया कि अभी बहुत सारे खुलासे बाकी हैं, तो ये एक बड़ी राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ने वाली है, जिसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय और उससे जुड़े अधिकारी वहां पर एक शामिल पाए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये भी पार्टी के भीतर जो अंदरूनी राजनीति चल रही है उसी का ये नतीजा है कि इस तरह के मामले निकल कर बाहर आ रहे हैं। रहेगी इन सब पर हमारी नजर।